यस डूड्स एंड डूडेट्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत बढ़िया। क्या बात है, कमाल है सर, हम बहुत कमाल है। बस पेपर आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़े और अच्छे अच्छे से पास हो जाए। हाँ, मेरी भी यही इंटेंशन है आप लोगों को लेकर कि अच्छे से पढ़ो और जल्दी से पास हो जाए। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। और कोशिश करेंगे कि अगले 10-15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हैंडल करें। सर इतनी जल्दी हो जाएगा? हाँ, रिविजन लेक्चर है तो जो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है डॉक्ट्राइन्स। तो हम सबसे पहले डॉक्ट्राइन्स पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर वायरस या वायरस? इट्स अल्ट्रा वायरस। ठीक है सर। अल्ट्रा का मतलब होता है बच्चों बियॉन्ड, वायर्स का मतलब होता है पावर से अथॉरिटी। तो एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड द पावर वो वॉइड हो जाती है। जैसे अल्ट्रा वायरस अगर तीन चीज़ों में होता है, या तो कंपनीज एक्ट या एमओ है या एओ है। अगर कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायर्स टू द एक्ट है तो क्या होगा? दैट शैल बी वॉइड एंड दैट शैल नॉट बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। चाहे 100 के 100% मेंबर्स उसको रेटिफाई करना चाहें फिर भी नहीं हो सकता। सेम गोज विद एमओए। अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स है टू एमओए तो दैट इज ऑल्सो वॉइड एंड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। सर अगर एक एक्ट है जो कि अल्ट्रा वायरस है एओए के बट इंट्रा वायरस है एमओए के तो क्या होगा? दैट शैल बी वॉइड बट वो कंपनी रेटिफाई कर सकती है। ठीक है सर। इसमें एक सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 कहता है कि नथिंग शैल प्रिवेल ओवर द एक्ट। चाहे वो एमओए हो, चाहे वो एओए हो, चाहे वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो जो मेंबर्स ने पास कर रखा हो जनरल मीटिंग में, कुछ भी प्रिवेल नहीं करेगा ओवर द एक्ट। सर ठीक है। अब क्या हो गया? लोन बोरिंग गारंटीज जो अल्ट्रा वायरस हैं, अगर ऐसे केस में है तो वो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप ही नहीं बनाते। सर इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिक्योर्ड लोन लिया है किसी बैंक से, तो मैंने कोई सिक्योरिटी क्रिएट की होगी, पर ये जो बोरिंग मैंने ली है ये अल्ट्रा वायरस है तो क्या होगा? तो बैंक क्रेडिटर ही नहीं बनेगा मेरा। सर इसका क्या मतलब है कि वो सिक्योर क्रेडिटर नहीं है? एग्जैक्टली। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप ही नहीं बना। सर तो बैंक के पास राइट नहीं है? बैंक के पास राइट है अपना पैसे लेने का। अगर मैंने कोई भी लोन उनसे लिया है तो एज ए लेंडर उसके पास राइट है, बट जो सिक्योरिटी है इट कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल। अरे सर ठीक है। सर शेयर होल्डर्स का राइट क्या होता है? शेयर होल्डर्स कैन गेट बैक देयर मनी अगर जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है वो अल्ट्रा वायरस है। ठीक है सर। अब कुछ इम्प्लाइड पावर्स होती हैं। ऐसी पावर्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी नहीं होती हैं बट दैट आर इम्प्लाइड। सर जैसे जैसे चेक ड्रॉ करना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम हर चीज़ हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखते, तो कुछ इम्प्लाइड पावर्स कंपनी के पास होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इम्प्लाइड नहीं मानी जाती। सर कौन कौन सी पावर्स हैं ऐसी? अगर हमें सिमिलर बिजनेस एक्वायर करना है, अगर हमें एग्रीमेंट में एंटर करना है किसी और कंपनी के साथ, अगर हमें किसी और कंपनी के शेयर्स लेने हैं जो सिमिलर बिजनेस में है, या फिर हमें इनडायरेक्टली किसी और कंपनी के शेयर्स लेने हैं, या फिर प्रमोटिंग किसी और कंपनी को प्रमोट करना है या फाइनेंशियली हेल्प करना है। पावर टू सेल एंड डिस्पोज, होल्ड द कंपनीज अंडरटेकिंग, यूज ऑफ फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस, गिफ्ट्स देना, डोनेशन देना, कॉन्ट्रीब्यूशन देना किसी ऐसी कंपनी को जो हमारे ऑब्जेक्ट्स में डील नहीं करती, या फिर श्योरिटी और गारंटर करना। अगर ये सब हैं, ये सब आपकी इम्प्लाइड पावर्स नहीं हो सकती। अगर आपको ये काम करने हैं तो आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में स्पेसिफिकली ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। सर ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले तो वॉइड अब इनिशियो है, वो वॉइड है, उसको दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड। सर ठीक है। इसके बाद इंजंक्शन, अगर मेंबर चाहें तो वो इस चीज़ को पहले ही रोक सकते हैं कि हमारी कंपनी में एक अल्ट्रा वायरस एक्ट होने जा रहा है, आप इसको प्लीज़ रोक दीजिए। अगर डायरेक्टर्स कुछ अल्ट्रा वायरस काम करते हैं दे शैल बी पर्सनली लाइबल। सर अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी अल्ट्रा वायरस तो क्या होगा? तो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर राइट कंपनी का ही रहेगा क्योंकि उस पर पैसा जो लगा है वो कंपनी का लगा है। सर अल्ट्रा वायरस बोरिंग्स हमें डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप ही नहीं बनाती। हाँ, बट ऐसा नहीं होता कि उनको उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाता है। सर अगर एम्प्लॉयज ने कोई टॉर्ट क्रिएट किया तो भी कंपनी लाइबल नहीं होगी अनलेस अंडर द परव्यू ऑफ एमओए है और वो कमिटेड किया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब जाके वो कंपनी लाइबल होती है। अल्ट्रा वायरस जो ग्रांट्स हैं वो भी अलाउड नहीं होते हैं। अब आ जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करती है किसी भी आउटसाइडर को जिसने गुड फेथ में एक्शन लिया है और वो प्रिज्यूम कर रहा है कि कोई इरेगुलरिटीज इंटरनली नहीं है और प्रोसीजर सारे कंप्लाई हुए हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे हम इसके बाद पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी बंदा जो हमारे साथ डील कर रहा है उसको हमारे एमओए एओए के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है सर, मेरे को एमओए एओए के बारे में पता था, बट इंटरनली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कंपनी के सारे प्रोविजंस या सारी चीज़ें कंप्लाई कर रही है, ये देखने का मेरा काम नहीं है। और यही चीज़ प्रोटेक्ट करती है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहती है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहती है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एमओए में लिखा हुआ है
कि अगर मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और उसके साथ जो सेक्रेटरी है कंपनी का वो भी साइन करेगा। ठीक है सर। अब दूसरी कंपनी क्या देखेगी, दूसरी कंपनी सिर्फ इतने देखेगी 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया हुआ है, ठीक है, और एक सेक्रेटरी ने साइन किया हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इरेगुलर है या उसमें कुछ डिफेक्ट था, वो जानना उनकी काम नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है कंपनी का। अगर कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट किया है, वो जानना दूसरी कंपनी की जरूरत नहीं है। कंपनी की जरूरत इतना जानना है कि इसकी एमओए एओए में ये चीज़ लिखी है कि 2 डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी के साइन होनी चाहिए। क्या वो हैं? हाँ जी हैं, तो इट इज़ कंप्लाइड विद। इसमें सेक्शन 176 आता है। सेक्शन 176 कहता है कि नो एक्ट डन बाय अ पर्सन एज डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड। कोई भी एक्ट ऐसा जो डायरेक्टर ने कमिट किया वो इनवैलिड नहीं होगा, जस्ट बिकॉज सब्सिक्वेंटली हमें पता चलता है कि डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट थी वो डिफेक्टिव थी। सर इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस क्या है? इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जब आउटसाइडर को पता हो कि हाँ इरेगुलर कंडक्ट है, जहाँ आउटसाइडर को नॉलेज है इरेगुलरिटी, जहाँ उसको एमओए एओए की ही नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो बस ऐसे नेग्लिजेंट काम कर रहा है। फॉर्जरी, अगर फॉर्जरी ही हो गई तो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, तो उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि इंडोर मैनेजमेंट लग रहा है नहीं, वो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। नेग्लिजेंस और एक्ट अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो अल्ट्रा वायर्स है तो उसको भी हम वॉइड ही मानते हैं, तो इंडोर मैनेजमेंट देखने की बात ही नहीं आती। कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेम, अगर हर बंदा जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हमारा एमओए एओए की नॉलेज होनी चाहिए। उसको एग्जैक्ट पावर्स पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो पावर्स डेलीगेट हो सकती हैं या नहीं डेलीगेट हो सकती हैं ये भी पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब होता है अदर आई। सर अदर आई मतलब ये दूसरी वाली आंख? नहीं नहीं, अदर आई मतलब एक जैसे। तो डायरेक्टर्स और कंपनी इनको एक जैसा माना जाता है, दे आर अल्टर ईगोज ऑफ ईच अदर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इज बेस्ड ऑन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि अगर कोई मिसकंडक्ट है और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट है तो कोर्ट जो होता है वो इस कॉर्पोरेट व्हील की दीवार को तोड़ता है और कहता है कि ये जो भी डायरेक्टर्स हैं दे शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। सर ये कब होता है? जब कोई एक्ट फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट हो तो उस इंडिविजुअल को शेल्टर लेने दिया नहीं जाता कि नहीं नहीं सर कंपनी की गलती है, डायरेक्टर की ही गलती है। अब केसेस जहाँ पे सेपरेट पर्सनालिटी को नहीं देखा जाता, मतलब जहाँ कॉर्पोरेट ऑफ व्हील उठा दी जाती है, ऐसा केस जहाँ पे फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट है, जहाँ पे जो कॉर्पोरेट स्टेटस है वो मेरे एक एजेंसी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस में क्या हुआ था कि अमेरिकन कंपनी थी, उसने ब्रिटिश में कंपनी खोली, उसका नाम लिख दिया तो ब्रिटिश कंपनी, लेकिन कंपनी अमेरिकन, उसके डायरेक्टर्स अमेरिकन। तो ऐसी कंपनी को ब्रिटिश नहीं अमेरिकन माना गया। क्यों? क्योंकि जो वो कॉर्पोरेट एंटिटी थी वो मेरली एक एजेंसी थी। ठीक है सर। पब्लिक पॉलिसी से अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान का वॉर है, ठीक है, अब 2 पाकिस्तानियों ने क्या करा, इंडिया में एक कंपनी खोल दी और ऐसे दिखा दिया जैसे वो इंडियन कंपनी है, लेकिन क्या वो इंडियन कंपनी है? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट एक पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि उसको होल्ड पाकिस्तानी करते हैं। जहाँ पे सोल पर्पस इवेजन ऑफ टैक्स हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत सारी डिविडेंड इनकम आती है, तो मैंने क्या किया, अपने नाम से एक और कंपनी खोल दी, शिवांश प्राइवेट लिमिटेड, और अपने शेयर्स वहाँ डाइवर्ट कर दिया। अब मेरे शेयर्स 2 जगह में बट गए, तो मैं टैक्स बचा रहा हूँ, जहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट कहता है कि अगर 10% आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं तो आपको बोनस देना जरूरी है। मैंने क्या किया, 2 कंपनीज खोल दी और 5-5 एम्प्लॉयज बांट दिए, तो अब क्या मेरे को बोनस देने की लायबिलिटी है? नहीं सर। इस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील उठाया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि जो दूसरी कंपनी मैंने खोली है दैट इज सोनली टू एवेड द वेलफेयर लेजिस्लेशंस। सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज बना दी, लेकिन उसको होल्ड एक ही ग्रुप करता है। तो जब एक ही ग्रुप करता है तो जो बेनिफिट स्मॉल कंपनीज को मिलता है वो इसको नहीं मिलेगा। या स्मॉल कंपनीज में भी तो ऐसा ही होता है। हम क्या कहते हैं, अगर कोई स्मॉल कंपनी सब्सिडरी है तो उसको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता। उसका बेसिक लॉजिक ही यही है कि उसको एग्जेम्पशन स्मॉल कंपनीज के नाम है। इसके अलावा ई गवर्नेंस एंड एमसीए। पहले क्या होता था, एमसीए मैनुअली होता था, सारी चीज़ें मैनुअली होती थी। उसके बाद ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस क्या है? इज एन एप्लीकेशन टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सर उससे क्या हुआ? उससे सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस बनी, जिसको स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं। सर एमसीए 21 क्या था? इट इज़ लॉन्च्ड बाय एमसीए टू प्रोवाइड इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू एमसीए सर्विसेज। अब जितनी भी सर्विसेज है मैनुअली नहीं जाना पड़ता आपको, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। उसका एम यही था कि मैनुअली काम को रिड्यूस करा जाए।
सर पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सारे कंप्लाइंस एनफोर्समेंट है इनको ऑटोमेट कर दिया जाए, इससे इफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और जो एमसी है दैट विल फोकस ऑन पॉलिसी मैटर्स रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर बहुत ज़्यादा मैनुअल चीज़ें होंगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ही चीज़ें उलझी रहेंगी। अब सर सीपीएस क्या होता है? सीपीएस इज लॉन्च्ड बाय एमसीए एंड इट इज़ लोकेटेड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है सर। सीपीएस कंपनी के क्लोजर और रिमूवल की बात करता है। सर ठीक है। अब एमसीए में कुछ अथॉरिटीज़ हैं, जो दो मेन अथॉरिटीज़ हैं, मैंने वो यहाँ लिख दी हैं। पहला है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द रिसीट ऑफ दीज पीपल वो एसएफआईओ को डेजिग्नेट कर सकता है कि आप इनके अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करो। सर कब कब? रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 208 जो इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। कंपनी ने एसआर पास किया और बोला कि सर हमारे अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करो, या पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी या एसजी के किसी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिए कि आप एसएफआईओ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये ऐसी अथॉरिटी है जो रिकमेंड करती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स जो कि कंपनी अडॉप्ट करती है। मॉनिटर और इन्फोर्स करती है ऐसी कंप्लायंसेस को जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। ओवरसी करती है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सर्विसेज कैसी हैं, या सम अदर फंक्शन। एंड विद दैट हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।